बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर मैं उसी चीज़ से शुरू करूंगा जहां पे मैंने कल ख़त्म की थी बात, और वो ये बात थी कि मुझे एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए जो आइंदा आने वाले 15 साल के लिए हो, और 15 साल के लिए वो इकोनॉमिक पॉलिसी मुझे चाहिए है। और वो इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें रिप्रेजेंटेशन हो पॉलिटिकल पार्टीज़ के उन लोगों की जिन्हें कोई अलिफ बे आती हो इकोनॉमिक्स की, 1। नंबर 2, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो भी उसमें मौजूद हो, और वो एक बिल्डिंग में हो, वो एक कमरे में हो, वो चाहे 6 माह रहे चाहे 6 दिन रहे, वो इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए और ऐसे कवानीन बनाए जाएं कि जनाब वो इकोनॉमिक पॉलिसी को कोई भी अनडू ना कर सके। 15 साल में जिस मर्जी पॉलिटिशियन की हुकूमत हो, जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत हो, लेकिन वो इकोनॉमिक पॉलिसी अनडू ना हो सके। सो वो इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए हमें, वो इकोनॉमिक पॉलिसी मुझे चाहिए। मेरी ये सजेशन है जो मैं कल भी लेके आपके सामने आया था, आज भी आपके सामने लेके आया हूँ, लेकिन इसके साथ कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आना चाहता है, लेकिन जब वो पाकिस्तान के अंदर आता है तो उसके साथ सलूक वो किया जाता है कि वो यहाँ से भाग जाता है और आइंदा कभी मुड़ के देखता नहीं है पीछे वो कि हुआ क्या। रीज़न भी कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब ऐसे नहीं है, लेकिन इन सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेड़ा गर्क कर देते हैं सारे इंस्टीट्यूशन का, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर हो जाता है। सो वो FBR हो, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, गैस का डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, वो उनको इतना तंग करता है कि वो जनाब यहाँ से भाग जाते हैं। अब IMF के पास आपको जाना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं रह गया। आप इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, लोग समझ रहे होंगे कि मैं कोई बेवकूफ़ाना बातें कर रहा हूँ कि जनाब इलेक्शन सर पे है और मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ ये कि हमारा मुल्क इस वक्त जिस सिचुएशन में है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, और क्राइसिस का वर्ड छोटा पड़ गया है, इतनी स्वीयर क्राइसिस है कि मैं कह रहा हूँ कि 70 साल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने स्वीयर क्राइसिस कभी नहीं आए। आप रात को सोते हैं तो डॉलर की कीमत कुछ और होती है, सुबह उठते हैं तो डॉलर की कीमत कहीं और पहुंची होती है, और आप कर्जे वापस कैसे करेंगे? ये किसी एक हुकूमत का काम नहीं है। ये जितनी हुकूमतें आई उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे कर्जे लिए कि वापस देने का उनके पास कोई तरीकाकार था ही नहीं, क्योंकि वो पैसे आपने देने थे वापस, मैंने देने थे वापस, उन्होंने नहीं देने थे जो हुकूमतें करके चले गए। सो मुझे एक इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए, मुझे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बिल्ड करने हैं, मुझे इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करवाना है, और मुझे उनको सिखाना भी है कि भाई ये बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर जो आया है उसको तंग नहीं करना, उसकी ज़िंदगी आसान करनी है, उसकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं बनानी। सो मैं उसी को बात करना चाहूँगा, उसी सिलसिले में बात करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा ये कि आप सजेशन जो है मुझे मिले कैसर बंगाली साहब से। कैसर साहब से बेहतर मुझे कोई आदमी नहीं नज़र आया इस वक्त। डॉक्टर आबिद कयूम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं कैसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे बताइए कि एक इकोनॉमिक पॉलिसी अगर ऐसे बन जाए जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं तो इसमें कोई बुराई है? और दूसरा सवाल फिर मैं बाद में करूंगा। कैसर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आबिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसर साहब, अगर ऐसी एक इकोनॉमिक पॉलिसी बन जाए जिसका मैं इशारा कर रहा हूँ, जिसकी मैं सजेशन दे रहा हूँ, तो कोई बुराई है इसमें कैसर साहब? देखिए, बुराई को तो छोड़े, इसकी अशद जरूरत है। ठीक, क्योंकि जब तक एक नेशनल विजन नहीं बनता कि हमने जाना कहाँ है जी, तो आप डे टू डे डिसीजन नहीं कर सकते हैं। दुरुस्त। ये तो आप बिल्कुल, आपने जितने पॉइंट्स रेज किए, जितने सवाल उठाए, बिल्कुल सारे सही है। ठीक, और ये भी सही है कि हमें एक नेशनल कंसेंसस के साथ एक इकोनॉमिक एजेंडा बनाना है जिसको लॉन्ग टर्म परस्यू करना है। और इसको हम एक नाम भी दे सकते हैं कैसर साहब। एक नाम मैंने सजेस्ट किया है इसका
कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी जनाब वो आप साइन करें। जी जी तो ऐसा है कि मैं अगर कहूँ, अगर आपके पास एजेंडा नहीं है, विजन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है जी, तो इसका मतलब ये है कि मैं सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, बाल वाल बनाता हूँ, टाई पहनता हूँ, बाहर निकलता हूँ और पहली बस आती है बैठ जाता हूँ। मुझे पता नहीं है जाना कहाँ है, जहाँ वो बस ले जाए मुझे। ठीक है, ये पाकिस्तान का इस वक्त यही हाल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने, बहुत अच्छी मिसाल दी। अब अगर हम ऐसा कर सकते हैं, कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं हम, और अगर इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करें तो उसके फ़वाइद क्या है और उसके नुकसानात क्या है कैसर साहब? ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और पूरी गवर्नमेंट को फैसला करना पड़ेगा। जाहिर है उसके कुछ फायदे भी होंगे, उसके कुछ नुकसान तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हवाले से हाथ बांधे जाएंगे। लेकिन ये तो ज़रूर है कि कुछ बहुत ऐसे फैसले करने हैं जिसके लिए कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। लाइक व्हाट जी? क्या मसलन इंपोर्ट का बहुत सारा जो कंज्यूमर गुड्स का इंपोर्ट है वो बैन करना जरूरी है। ठीक है, तकरीबन 300 से 500 मिलियन डॉलर का सालाना इंपोर्ट जो है वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ अमीर तबका इस्तेमाल करता है। ठीक है जी, उसको बैन करने की जरूरत है। ठीक है, और उसको बैन करने के लिए जो भी लीगल प्रोविजन करने पड़े वो करना चाहिए। ठीक, अच्छा, नंबर ये तो सिर्फ इमीडिएट मेजर है। अच्छा, ये इमीडिएट, जाहिर है आपने लॉन्ग टर्म की बात की है जी। कुछ चीजें ऐसी करनी है जिसका आज करेंगे तो 5, 6, 7 साल में उसका नतीजा नजर आएगा। ओके, तो एक तो कंज्यूमर आइटम्स जो है 300 से 500 मिलियन डॉलर की जो बनती है, ये मिलियन की बात करें, बिलियन की बात कर रहे हैं आप? मिलियन की बात कर रहे हैं आप। तो मिलियन की जो बनती है, 300 से 500 मिलियन डॉलर की जो कंज्यूमर आइटम्स बनती है, सबसे पहले तो वो बैन कर देनी चाहिए, जिसको एक मखसूस तबका जो है वो इस्तेमाल करता है। ठीक है जी, उसको तो फौरी तौर पे बैन करना चाहिए। सो अगर फुल फ्लेज इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जाए कैसर साहब, तो वो कैसे लग सकती है और उसके मतलब उसको क्या, उसमें कैसे वो इम्प्लीमेंट कैसे होगी, उससे क्या आम आदमी को अगर समझाना हो तो कैसे समझाएंगे आप? इमरजेंसी का मतलब ये है कि WTO के कुछ प्रोविजंस हैं जिसके तहत आप बैनुल अक़वामी तिजारत में रुकावट नहीं डाल सकते। ठीक है जी, लेकिन जब आप इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो आपके लिए कुछ प्रोविजंस जो है वो रिलैक्स हो जाती है कि आप कर सकते हैं ये, क्योंकि आपकी मईशत बहुत खतरे में है। ठीक है, तो ये जो WTO का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर बड़ी गुंजाइश है कुछ इकदामात लेने की आपकी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए, और वो प्रोविजंस हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर उसके लिए पता नहीं इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत है या वैसे ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो हुकूमत में बैठे हैं एक्सपर्ट्स वो उस वक्त देख सकते हैं कि हमें क्या करने की जरूरत है। कैसे साहब हुकूमत में जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनको जरा छोड़ दीजिए, उनको जरा अलग रखिए, आप अपनी एक्सपर्ट राय दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनको हमने थोड़ी सी कुछ सजेशन ही देनी है इस वक्त। हाँ, ये तो एक लीगल इशू भी है ना कि इमरजेंसी लगाने के क्या कंडीशंस हैं जी, तो इसको मैं कह नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो ब्लैंकेट इमरजेंसी लगती है, ठीक है, दूसरा ये कि जो एक कुछ प्रोविजंस हैं WTO के जो हम इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप एक लीगल टर्म है इन्वोक करना, ठीक है जी, तो वो हम इन्वोक कर सकते हैं। तो लेकिन कुछ करना जरूरी है। ये इस वक्त जो इकोनॉमी फ्री फॉल में है जी, और मुझे खतरा ये है कि दिसंबर तक डॉलर 150 रुपए का हो जाएगा। इसको रोकना है, इसको बिल्कुल संभालना है, तो कुछ इमरजेंसी मेजर्स लेने की जरूरत है। ओके, सो कुछ इमरजेंसी मेजर्स लेने की जरूरत है और कंप्लीट फुल फ्लैज इकोनॉमिक इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक इमरजेंसी से पहले कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है और वो हमें ले लेने चाहिए। और ये जो इकॉनमी हमारी फ्री फॉल में जा रही है, दिसंबर तक आपके अंदाजे के मुताबिक अगर इसी तरह हालात चलते रहे तो डॉलर 150 रुपए का हो जाएगा, 150 का हो जाएगा। जी, ये खदशा है मेरा। ओके, ना हो तो बेहतर है,
गलत साबित हूँ तो बड़ी खुशी होगी। जी जी बिल्कुल ठीक है, गलत साबित हो तो हम सबको खुशी होगी जी। मैं एक ब्रेक ले लूँ जी, मैं वापस आऊंगा, आबिद क्यूम साहब से भी बात करूंगा, कैली साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। एक छोटी सी ब्रेक। बार बार कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी चाहिए उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए। उनको एक कमरे में बंद कर दें, एक बिल्डिंग में बंद कर दें, चाहे वो 6 माह उसमें रहे, उनको बाहर निकले तो एक पॉलिसी बना कर रहे और उसको कोई चेंज ना कर सके, चाहे कोई भी हुकूमत आए उसको चेंज ना कर सके। एंड एट द वेरी सेम टाइम इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करें और इंस्टीट्यूशंस को उनको लगाम डाल के रखें, और अगर फॉरेन इन्वेस्टर अगर आए तो वो उसको तंग ना करे, जैसे सारी जिंदगी तंग होता रहा है फॉरेन इन्वेस्टर, और यहाँ पे अरबों करोड़ों डबो के गया है यहाँ पे, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे जो इदारे हैं उनको इतना तंग करते हैं कि उनका बेड़ा गर्क कर देते हैं। नाउ द सिचुएशन इज कि वी हैव टू गो बैक टू IMF, और IMF डेफिनेटली कोई ना कोई आपके साथ कंडीशंस रखेगा। कैसर बंगाली साहब से मैं पूछ रहा था कैसर बंगाली कि यहाँ पे इकोनॉमिक एमरजेंसी लगानी चाहिए, तो कैसर बंगाली साहब की सजेशन ये है कि कंज्यूमर आइटम्स जो हैं, जो कि एक मखसूस तबका जो है वो इस पे यूज़ करता है, उनको 300 से 500 मिलियन डॉलर के वो आइटम्स हैं, सबसे पहले तो वो बंद करें। और बिफोर गोइंग फॉर द इकोनॉमिक इमरजेंसी देयर आर सर्टन स्टेप्स, कैसर बंगाली साहब कह रहे हैं कि उनको अगर फॉलो कर लिया जाए तो शायद इकोनॉमिक इमरजेंसी की फुल फ्लैज जो है वो ज़रूरत ना पेश आए। फ़रूख सलीम साहब भी मेरे साथ मौजूद है, आबिद क्यूम साहब है। आबिद क्यूम साहब, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट द इकोनॉमिक इमरजेंसी, क्या लगनी चाहिए या नहीं, या आप कैसर साहब से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, आईने पाकिस्तान का जो आर्टिकल 235 है वो प्रोविज़न देता है कि सदर मुमलिकत 3 वजूहात की बिना पे इक्तिसादी एमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं। एक ये है कि जब पाकिस्तान की क्रेडिट वर्दीनेस यानी अपने कर्जे वापस करने की सकत ख़त्म हो जाए। दूसरा ये है कि जब बिल्कुल आपकी इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो कलेप्स कर जाए। और तीसरा ये है कि जब आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कलेप्स कर जाए। तो खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन में नहीं देख रहा कि क्रेडिट वर्दीनेस या फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में कलेप्स कर रहे हैं। लेकिन मैं आपकी इस बात से ज़रूर मुत्तफिक हूँ कि हमें एक लॉन्ग टर्म इकनॉमिक विजन और इकनॉमिक पॉलिसी बनाना होगी। बदकिस्मती से इक़्तिसादियात के साथ, मुआशियात के साथ हमने इतनी सियासत की, जब पीपल्स पार्टी हुकूमत जो थी वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करना चाह रही थी तो उस वक्त की अपोजिशन ने नहीं करने दी। जब 2013 में नून की हुकूमत ने करना चाही तो मौजूदा अपोजिशन जो अभी साबिक थी उन्होंने नहीं करने दी, और यही हाल कल को जो आने वाली हुकूमत है उसके साथ होगा। तो आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं उनको रिफॉर्म करना, 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का, यानी जितना हमारा दिफा का बजट है 1 साल का, उससे ज़्यादा हमारा एनर्जी सर्कुलर डेट में जमा हो रहा है, उसको रिफॉर्म करना कि उससे कैसे आप बेहतरी ला सकते हैं ट्रांसमिशन लॉसेस में, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में। और उसके बाद हर हुकूमत जो है वो आके इक्तिसादी रिफॉर्म के दावे तो करती है, लेकिन SRO कल्चर से जब तक जान नहीं छुड़ाई जा सकेगी, यानी आप जितनी मर्जी ले आए, सख्त शराइत ले आए, कुछ तबका ऐसा होता है जिसको कि हर हुकूमत में हर रजीम में SRO के जरिए प्रोविजन दी जाती है। वही सजेशन मेरी वो है जी कि उसमें कोई चीज़ जो है जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जाए 15 साल के लिए कम से कम बनाई जाए तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाई जा सकेंगी। सो दिस इज माय सजेशन। तो वो SRO वाला सिस्टम तो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी में ये तमाम हुकूमतों को, सियासी जमातों को, मैं बजट ट्रांसमिशन में भी यही कह रहा था कि जो पार्टी भी ये समझती है कि उसको वफाकी हुकूमत बनाना है उसको अपना अल्टरनेटिव बजट जो है वो बना लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहला काम जो कि मिनिस्ट्रीज अपने ओहद संभालने के बाद हुकूमत का करना होगा वो एक रिवाइज बजट लेके आना होगा। IMF के पास भी इस दफ़ा जाके आपको शायद पूरी तरह से मुदावा नहीं होगा, क्योंकि IMF 6-7 बिलियन डॉलर ऑफ़र करेगा। इस वक्त हुकूमत को, आने वाली हुकूमत को 13 से 14 बिलियन डॉलर चाहिए होंगे, और अगर IMF से हम निगोशिएट कर सकते हैं 13-14 बिलियन डॉलर तो फिर तो शायद बात बन जाए, वरना यही होगा कि 6-7 बिलियन डॉलर लेके पिछली किस्तें वापस करेंगे और उसके बाद दोबारा से हम जो है फाइटिंग कर रहे होंगे। जी, बैक टू स्क्वायर वन। बिल्कुल। तो इस वक्त आपको जो CPEC के पैसे हैं इस वक्त सारे के सारे पैसे बाहर पड़े होते हैं उनके, या तो CPEC अपने 2 बिलियन डॉलर तक के आपको चाइना वो पैसे यहाँ पे स्टेट बैंक में रखवा दे, उससे शायद थोड़ी सी हालात बेहतर हो जाएं। अगर नहीं तो फिर कम से कम 12 बिलियन डॉलर का मतलब ये होगा कि कंडीशनैलिटीज पिछले प्रोग्राम से। आई गॉट योर पॉइंट। मैं फारूक साहब से भी इस पर एक मुख्तसर सा कमेंट ले। फारूक साहब, डू यू थिंक के इकोनॉमिक इमरजेंसी लगनी चाहिए और या एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी, मैंने एक नई टर्म निकाली है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी
हम लोग साइन कर लें तो वो बेहतर होगा सारे जो मैंने पहले सजेशन दिए जी। व्हाट डू यू से जी? देखिए, सियासी नीयत और कानून साजी में तफरीक कर लें। आप जिस किस्म के मर्जी कवानीन बना लें, कुछ किसी किस्म की इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, जब तक सियासी नीयत नहीं होगी, जब तक सियासी तरजीह नहीं होगी मईशत की तरफ, उस वक्त हमारा जो मईशत की कश्ती है उसकी सिमत बदलती हुई नजर नहीं आएगी। अभी ये बड़े वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि हमारी मईशत जो है वो टाइटैनिक जहाज की तरह है जो एक बर्फ के तौदे की तरफ बढ़ रहा है और शायद 60 से 90 दिन का फासला रह गया है और वो उस तौर पे टकरा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। उसकी सिमत मोड़ने की जरूरत है। उसको आप इमरजेंसी कह लीजिए, उसको आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी कह लीजिए। पिछले 20 सालों में तकरीबन 1 दर्जन डिफरेंट वज़राए आज़म आए हैं जापान के अंदर, लेकिन उनकी माशी पॉलिसी जो है उसके ऊपर सियासत का असर नहीं होता। तो एक तो मईशत और सियासत में तफरीक कर लें, मईशत को अलग रखें, सियासत को अलग रखें और उसको आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कह लें या फाइनेंशियल इमरजेंसी कह लें, लेकिन सियासी नीयत के बगैर, सियासी तरजीह के बगैर डायरेक्शन टाइटैनिक की सीधी हो नहीं सकती। ठीक है, बिल्कुल ठीक जी, गॉट योर पॉइंट जी। डायरेक्शन की जरूरत है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ लाए, आपकी बड़ी इनपुट है जी, मैं आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा और मैं कुछ थोड़ा सा सियासी भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि सियासत कहाँ जा रही है, इमरान खान क्या कर रहे हैं, इमरान खान अपने हल्के में इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं और वहाँ पे उनकी क्या पोजीशन है। लेकिन मेरी सजेशन जो होगी फिर दोबारा प्रोग्राम के एंड में दूंगा, व्हाट डू आई हैव टू से अबाउट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान की। छोटी सी ब्रेक के बाद मैंने कहा थोड़ी सी सियासत की भी बात कर लूँ। आप लोग ये ना कह रहे हो कि जनाब जिस वक्त आता है बैठता है तो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बातें करना शुरू कर देता है राना मुबशर, तो और कहता है जनाब मुझे 15 साल की इकनॉमिक पॉलिसी चाहिए, मुझे नहीं पता बना के दें और उसको कोई भी अनडू ना कर सके चाहे जिस मर्जी की हुकूमत हो। लेकिन थोड़ी सी सियासत की तरफ मैं आना चाहूँगा और इस्लामाबाद की तरफ मैं आना चाहूँगा। इस्लामाबाद में देखिए जी एक हल्का है NA53। NA53 एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हल्का है और वहाँ से इमरान खान साहब जो है वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इमरान खान साहब आप देख रहे होंगे कि इतना हैक्टिक स्केजुअल है उनका और वो हर जगह जलसों में पहुँचे होते हैं आजकल, क्योंकि जैसे जैसे 25 जुलाई करीब आता जा रहा है उसी तरह उनका स्केजुअल भी उसी तरह जनाब स्क्वीज़ होता जा रहा है और वो बहुत उनका स्केजुअल बड़ा भारी भरकम सा हो गया है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि NA53 में जो इलेक्शन मुहिम के इंचार्ज हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब, जो कि उनके दोस्त भी हैं इमरान खान साहब के, उनसे भी ज़रा बात कर लें। और वो सारी वहाँ पे कैंपेन भी चला रहे हैं उनके। इमरान खान साहब सुबह दोपहर शाम पूछते रहते हैं जनाब के NA53 का क्या हुआ। और सो मच सो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे मेरे ख्याल में जुल्फ़ी बुखारी उसमें बेल आउट करेंगे कि रात को कई मरतबा, मतलब कि मेरी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है गलत हो, जुल्फ़ी बुखारी को मैं कहूँगा कि वो उसमें मुझे बेल आउट करें, कि रात को कई मरतबा पिछले 2-3 हफ्तों में इमरान खान अपने हलके का दौरा भी करते हैं जिस वक्त भी उन्हें टाइम मिलता है। जुल्फ़ी बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसे हैं आप? मुबशर भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप खैरियत से? ये मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि इमरान खान साहब जिस वक्त भी टाइम मिलता है उनको दिन को मिले, लेकिन अक्सर औकात आजकल उन्हें रात को मिलता है, तो लेट नाइट NA53 में जाते भी हैं और घूमते फिरते रहते हैं और यू नो आपको गाइडलाइंस भी देते रहते हैं। इज इट सो या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह के देखें खान साहब एक नेशनल लीडर हैं, ऑब्वियसली उनको पूरे पाकिस्तान में उनने सियासत करनी है, लेकिन ये है कि वो अपने हलके में उनने टाइम दिया है। जब कच्ची आबादियों का उनने कन्वेंशन किया है, फिर उनने सरप्राइज विजिट एक सोहान में किया है, उनने एक बाराको में एक जलसा किया है, एक G9 में एक जलसा किया है, बिल्कुल लास्ट मिनट और रैली में उन्हें सरप्राइज विजिट आगे पीछे जैसे आप कह रहे हैं कि 1-2 कैंप्स पे रुके हैं और इन्हें मतलब इस तरीके से हमने तवज्जो दी अपने हल्के में। बिल्कुल जी जी। अच्छा, मुझे ये पता चला है कि आपको जहाँ भी हो इमरान खान, वो ही इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर हल्का NA53 एंड ही इज इन टच विद यू कंटिन्यूअसली एंड आपसे अपडेट लेते रहते हैं। क्या मतलब व्हाट इज व्हाई इज ही सो फोकस्ड ऑन NA53 जी? देखें मुबशर भाई, बिकॉज इट्स अ सिंबॉलिक इलेक्शन। ओके, इधर आपके पास एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है अगेंस्ट ए फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर,
आपके पास एक ऐसा शख्स है जिसने नवाज शरीफ ने समझा कि वो उसको सबसे बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट भी कर सकता है, कि हिफाजत भी कर सकता है, उसको वज़ीर आज़म बनाया इस वजह से, और फिर उसने फिर उसको उसी को नॉमिनेट किया कि वो आए और खान साहब के खिलाफ एक कैंपेन करें NA-53 में। तो ये एक सिंबॉलिक, उन्होंने अपना सबसे जो समझते अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन उन्हें आगे रखा है खान साहब के मुकाबले में। तो ये सिंबॉलिक एक इलेक्शन है और है भी फेडरल कैपिटल, तो इसमें हर चीज आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली हाईलाइट तो होगी। अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस्लामाबाद की सियासत में पीर गोलड़ा शरीफ साहब, और वहाँ पे उनके पास काफ़ी वोट हैं, कमिटेड वोट है उनके पास, और वो जहाँ पे कहते हैं पीर गोलड़ा शरीफ साहब वहीं पर वोट जाते हैं। सो अभी रिसेंटली, जैसे कि हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, रिसेंटली यू वेंट ओवर देयर और आपने बड़ी दुआए खैर शेर वहाँ पे की, तो क्या आपको 200% वहाँ से पीर साहब गोलड़ा शरीफ से वोटों की पड़ गई है जनाब, के आपको मिलेंगे? पीर जामी साहब हमारे सिर्फ दोस्त भी नहीं है, भाई भी हैं जी। उनने पूरे सारे अपने कॉलीग के भाई को, बाकी सारे जो हैं गदी नशीन, उनको सबको बुला के उनने खान साहब की हिमायत की है, PTI की पूरे पाकिस्तान में। लेकिन उनने उसके बाद जो मेरा एक ज़ाती ताल्लुक है उनके साथ, एक भाइयों का रिश्ता है, उनने उनकी बड़ी मेहरबानी है कि उनने फिर उसी फंक्शन में दुआए खैर की कि ये जो NA-53 का इलेक्शन है ये खान साहब का या जुल्फी का नहीं है, ये इनका ज़ाती इलेक्शन है और ये हर तरीके से हमारी मदद करेंगे इसमें। आज अल्हम्दुलिल्लाह पीर गिलानी साहब भी जो बसमा के, उनने भी हमारे हिमायत का ऐलान भी किया है। अच्छा, एक और बात समझाएं मुझे। देखें, इमरान खान साहब कई जगहों से इलेक्शंस लड़ रहे हैं एंड NA-53 इज़ वन ऑफ देम, तो वो कौन सी सीट छोड़ना पसंद करेंगे वंस ही हैज मेड इट, यू नो? देखिए, उनकी 5 कंस्टिट्यूएंसीज हैं हल्के हैं उनके, तो इसमें अभी आई मीन इट्स टू अर्ली टू से कि हम बोलें कि कौन सी करेंगे, लेकिन ये है कि वो तो इलेक्शन के बाद देखा जाएगा, रिजल्ट के बाद और वगैरह के कौन सी करेंगे। वो खान साहब के एक उनका डिसीजन होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो एक कैपिटल की सीट की जो इम्पोर्टेंस है वो शायद किसी और सीट की इतनी नहीं होती जितनी एक फेडरल कैपिटल, और स्पेशली जब आप एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो तो एक उसका एक अपना मजा है कि आप उसी जगह के MNA भी हों और उसी जगह के आप प्राइम मिनिस्टर भी हों। यानी यू आर वेरी राइट कि फेडरल कैपिटल की सीट का इम्पैक्ट ही डिफरेंट होता है। अच्छा, एक बात समझाएं, इस वक्त जो बातें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि जनाब आप लोग के पास, PTI के पास यानी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होगी और आपको दूसरी पार्टीज के साथ मिल के एक गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ेगी। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो MMA हो गया, या आई डोंट नो, MMA नहीं है, मैं गलत कह गया शायद, मैं जीप हो गई, उसके बाद कोई और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो गए। सो इस तरह मिला मिलू के आप लोग कोई गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, सो उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आती। सो डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट विल वर्क प्रॉपरली, या उसको एक खुली छुट्टी मिल जाएगी काम करने के लिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ऑपोजिशन में अगर देखा जाए तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग बैठी होगी, और अगर आप लोग गवर्नमेंट बनाते अपने इत्तेहादियों के साथ तो आपके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आजकल मैंने एक बेड़ा उठाया हुआ है अपने सर पे कि यहाँ पे पॉलिटिशियंस को चाहिए कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें और एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए फॉर अनदर लाइक एटलीस्ट 15 ईयर्स। तो अभी तो आपके सर पे IMF मुंडला रहा होगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, फिर आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस आर वेरी बैड, सो हाउ विल यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? देखें, जहाँ तक इकोनॉमिक सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान शायद कुछ 4 से 6 हफ्ते दूर है बैंकरप्सी से। आपका डॉलर चला गया है 130 पे, और मुझे लगता है ये दिसंबर में, जुल्फी साहब मुझे लगता है अगर इसी तरह हालात रहे तो दिसंबर तक 150 का डॉलर हो जाएगा। मैं यही कहने वाला था कि ब्लूमबर्ग से लेके बाकी जितने भी एनालिस्ट हैं वो सब यही कह रहे हैं कि 150 तक चला जाएगा डॉलर दिसंबर तक, खुदा न खास्ता। अब सिचुएशन जो होती है मुबशिर भाई की होती है कि आपको सिचुएशन जो है उसको पहले अरेस्ट करें कि वो वहीं रुके।
उसके बाद आपको देखना है कि हम इससे निकलें कैसे और उसकी तरक्की कैसे लेके आए। पहले होती है ये बात कि आप अरेस्ट करें सिचुएशन को, ज्यादा डिक्लाइन ना आए। बात ये है कि पूरे कौम को एक फैसला करना है कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, एक फर्दर डिक्लाइन पे, या वो चाहते हैं कि सिचुएशन अरेस्ट हो। हम पे प्रेशर तो बहुत होगा, लेकिन आपसे पूछता हूँ मुबशर भाई कि कौन सा काम खान साहब ने ऐसे किया हो जिसके ऊपर ऑड्स आए जाते हैं और प्रेशर ना हो। जहाँ तक बात जाती है कि एक हंग पार्लियामेंट, उसमें भी मैं मुबशर बाज़े के साथ थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मैं नहीं समझता कि हंग पार्लियामेंट, मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है लोगों को डिफ्यूज करने के लिए, ना निकालने के लिए कि जी वैसे ही हंग पार्लियामेंट होगी, इंडिपेंडेंस को छोड़ना होगा और छोटी पार्टी को छोड़ना होगा। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं वो ये है कि पीटीआई इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगी जी। ओके, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी जुल्फी बुखारी साहब। जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं कि जी कोई हंग पार्लियामेंट नहीं है और पीटीआई जो है वो स्वीप करेगी और मेजॉरिटी के साथ आएगी। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन मैं जाते जाते अपनी वही जो मैंने बेड़ा उठाया उस पर 2 लफ्ज़ कहना चाहूँगा कि मुझे इकनॉमिक पॉलिसी चाहिए आइंदा कम से कम 15 साल के लिए, जिसमें जनाब पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन भी हो, उसमें जनाब इकनॉमिक एक्सपर्ट्स भी हों, वो एक कमरे में बंद हो जाए, एक बिल्डिंग में बंद हो जाए, चाहे 6 महीने के लिए बंद हो जाए, मुझे नहीं कुछ लेना देना। मुझे 15 साल के लिए इकनॉमिक पॉलिसी चाहिए जिसको कोई भी हुकूमत आए, कोई भी सियासी पार्टी आए, उसको अनडू ना कर सके, उसको ख़त्म ना कर सके। और जहाँ पे सियासतदान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हैं, मुझे वहाँ पे चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन किया हुआ चाहिए। फ़िलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।